बड़ी खबर ईरान से आ रही है। ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान में हो रही बातचीत नाकाम हो गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि अमेरिका की कोई भी शर्त मानने के लायक नहीं है। अमेरिका की तरफ से कई शर्तें इस पूरे मामले में रखी गई थी, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि यह मध्यस्थता नाकाम है। अमेरिका की कोई भी शर्त मानने के लायक नहीं है। इस बीच ईरान ने खाड़ी के देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले और तेज कर दिए हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार पाकिस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा था कि इस्लामाबाद में हो रही बैठक में बीच बचाव किया जाएगा और मध्यस्थता कर ईरान और अमेरिका के बीच समझौता करने की तैयारी भी चल रही थी। लेकिन आज की स्थिति में ईरान ने साफ इनकार कर दिया है। कहा है कि अमेरिकी शर्तें मंजूर नहीं है। ताजा खबर यह भी है कि 30 मार्च यानी आज के दिन संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई पर ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिसमें 11 बैलिस्टिक मिसाइलों और 27 ड्रोन हमलों को यूएई ने नाकाम करने का दावा भी किया है। यूएई का कहना है कि अब तक 425 से ज्यादा बैलिस्टिक, 15 क्रूज और 1941 ड्रोन हमले ईरान यूएई पर कर चुका है। मतलब एक बात साफ है कि एक जंग ईरान के भीतर चल रही है जो थमने का नाम नहीं ले रही, और एक जंग हिंदुस्तान की राजनीति के भीतर चल रही है कि ईरान के युद्ध में मध्यस्थता कराने के लिए ट्रंप ने भारत को क्यों नहीं चुना। देश की संसद में आज शोर शराबा भी हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान की दलाली पर जो कहा था उस पर विपक्षी नेता सवाल उठा रहे थे। उधर जिस पाकिस्तान की मध्यस्थता को लेकर ट्रंप तारीफों के पुल बांध रहे थे, चीन तक ने उनकी अच्छी पहल बता दिया था। मध्यस्थता के लिए बुलाई गई 2 दिनों की बातचीत पहले ही दिन खत्म हो गई। ईरान के आगे जो 15 पॉइंट प्लान ट्रंप ने भेजा था वो उसे मंजूर नहीं है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने थोड़ी देर पहले कहा कि वो नाकाबिले मंजूर शर्तें भी थी जो पाकिस्तान के जरिए उन तक पहुंचाई गई थी। मतलब शांति की बात तो आगे नहीं बढ़ी, हमले जरूर बढ़ गए। इस बीच पाकिस्तान ने मध्यस्थता के नाम पर अपने लिए 20 टैंकर तेल का इंतजाम जरूर कर लिया, क्योंकि पाकिस्तान में तेल है ही नहीं। 60% सरकारी वाहन खड़े कर दिए गए हैं। आपात बैठकें हो रही है। अवाम दहशत में है कि न जाने कब तेल महंगा हो जाएगा। उधर भारत सरकार कह रही है कि ऐसी सूरत में न तो भारत में कोई किल्लत है, न ही तेल महंगे हुए हैं। जबकि विपक्ष का आरोप है कि जंग के कारण उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। खुद को विश्वगुरु बताने वाली सरकार खामोश बैठी हुई है। तो विपक्ष के इन्हीं सवालों पर और सरकार के दावों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। ईरान में जंग चल रही है। ना ईरान का हमला थम रहा, ना इजराइल और अमेरिका रुक रहे। लेकिन इस जंग को रुकवाने का नया सरपंच पाकिस्तान बना फिर रहा। पाकिस्तान बल्लियों उछल रहा है कि अमेरिका ने उसे इतनी तवज्जो दी और ईरान की जंग वो रुकवा देगा। पाकिस्तान ने मीटिंग भी बुला ली। मिस्र से बद्र अब्दुलाती आए, सऊदी से प्रिंस फैसल आए, तुर्की से हकन फिदन आए, मीटिंग हुई। इधर भारत में सियासी सवाल विपक्ष ये कहते हुए उठाने लगा कि विश्वगुरु को ये मौका क्यों नहीं मिला। संसद में सवाल उठने लगे कि एशिया में इतनी बड़ी जंग में भारत निरपेक्ष क्यों, जबकि ट्रंप पाकिस्तान का कद बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शशि थरूर ने कहा कि विश्वगुरु बस नारा बनकर नहीं रह जाना चाहिए। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि सरकार विश्वगुरु होने का ढोंग करती है। संजय राउत ने कहा कि मध्यस्थता दलाली नहीं, हमारे पीएम डर क्यों रहे हैं। दरअसल ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्ष ने सवाल उठाए कि ट्रंप आखिर शहबाज शरीफ के सोशल मीडिया पोस्ट को रिपोस्ट करके तारीफ कर रहे हैं। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि भारत पाकिस्तान जैसा दलाल देश नहीं। विदेश मंत्री के इस बयान का मतलब सामने आने लगा है, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका को मध्यस्थता का ऑफर तो कर दिया, ट्रंप ने बात बन जाने की उम्मीदें भी पाल ली। ट्रंप ही नहीं, चीन को भी लगने लगा कि पाकिस्तान ने अच्छी पहल की है, अब जंग रुकवा देगा। लेकिन इस मध्यस्थता के बहाने पाकिस्तान ने अमन की कितनी बात की पता नहीं।
दो तस्वीरें जरूर सोशल मीडिया पर तैरने लगी, जिसमें एक तो पाकिस्तान ने अपने लिए 20 टैंकर तेल का इंतजाम कर लिया, जिससे ईरान ने हॉर्मुज की खाड़ी से गुजरने की इजाजत दे दी। दूसरा, पाकिस्तान ईरानी राजनयिक के साथ बैठकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जिहाद की प्लानिंग करता भी दिखा, क्योंकि एक तरफ तो सऊदी, तुर्की और मिस्र के साथ ईरान से जंग रुकवाने की पहल चल रही थी, दूसरी तरफ पेशावर में ईरानी दूतावास के अंदर पख्तून जनजातीय नेताओं को बुलाकर अमेरिका और इजराइल पर धावा बोलने की पेशकश की जा रही थी। ईरान के राजनयिक इनकी बातें गौर से सुन रहे थे और ये नेता लड़ने की जगह पूछ रहे थे। कुछ ऐसे ही सूरत हाल में पाकिस्तान में जो मध्यस्थता बैठक 2 दिन चलने वाली थी, वो 1 दिन में ही खारिज हो गई, लेकिन भारत में सियासी सवाल थमते नहीं हैं। पाकिस्तान अगर मध्यस्थता कराएगा, ऐसा प्रेसिडेंट ट्रंप बोलता है, तो हमारी सरकार ने आत्महत्या करनी चाहिए। संसद में विपक्ष ने ईरान की जंग के धुएं से होने वाले नुकसान से लेकर विदेशी निवेश और रुपए की ताकत घटने तक तमाम सवाल उठाए। जंग के कारण बंद हो रहे उद्योग धंधों, कामकाज से बढ़ रही बेरोजगारी पर सवाल पूछे, जिसके जवाब में सरकार ने कहा कि वैश्विक मंदी और युद्ध के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए एक उदाहरण है और यही असली विश्वगुरु होने की पहचान है। ऐसे में विपक्ष को भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पर गर्व होना चाहिए, न कि पाकिस्तान जैसे देशों की तुलना भारत से करनी चाहिए। दरअसल जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष चाहता है कि भारत मध्यस्थता करे, उन्हीं मुद्दों को लेकर विपक्ष ये भी कहने की कोशिश कर रहा है कि इस पूरे मामले पर एक साफ भूमिका सरकार को लेनी चाहिए। कहीं ना कहीं पशोपेश में है विपक्ष भी कि आखिरकार सरकार करे तो क्या करे। 3 सवाल मैं अपने पैनल के सामने हमेशा की तरह रखना चाहूंगा। पहला सवाल, क्या ईरान जंग में पाकिस्तानी मध्यस्थता से भारत का रुतबा क्या कम हुआ है? क्योंकि पाकिस्तान ने जब से दावे करना शुरू कर दिया कि इतना बड़ा युद्ध, एक तरीके से तीसरा महाविश्व युद्ध कहीं ना हो जाए, उसमें पाकिस्तान मध्यस्थता करेगा और इस युद्ध से पूरे विश्व को बचाएगा, तो क्या उससे भारत का रुतबा कम हुआ है? दूसरा सवाल, क्या पाकिस्तानी मध्यस्थता से ईरान जंग में शांति बहाल होने की उम्मीद है? क्योंकि अब ईरान कह रहा है कि हमें तो मंजूरी नहीं है कि जो 15 पॉइंट अमेरिका की तरफ से दिए गए, और भी कई सवाल उसको लेकर है। तीसरा सवाल, क्या एशिया में ऊर्जा संकट पैदा करने के खिलाफ भारत को सख्त रुख अब अपनाना चाहिए? क्योंकि इस जो संकट पैदा हुआ है उसके वजह से अब चिंता इस बात की है कि भारत में कमी तो होगी ही, हो सकता है कि दाम भी इससे बढ़ सकते हैं। तो इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर इस वक्त ईरान और इजराइल युद्ध को लेकर आ रही है। यह तस्वीरें आप सीधे देख सकते हैं। स्पेन ने अमेरिका के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया है। इससे पहले अमेरिका लगातार यह सवाल उठा रहा था कि नाटो के उनके जो दोस्त हैं वो उनके साथ क्यों नहीं खड़ा हो रहे हैं। अब स्पेन कह रहा है कि अमेरिका के लिए एयर स्पेस स्पेन ने बंद कर दिया है। स्पेन पहले से इस पूरे युद्ध को लेकर स्टैंड ले रहा है। उनका कहना है कि अमेरिका ने जिस तरीके से हमले किए थे वो सही नहीं है, किसी भी अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ दरअसल अमेरिका के ये हमले हैं। उसके साथ साथ अमेरिका के हमलों में ईरान के भीतर एक स्कूल पर जो हमला हुआ था उस पर भी स्पेन ने सवाल उठाए थे, और इस पर अब स्पेन ने कहा है कि अमेरिका के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया जाएगा, यानी स्पेन के एयर स्पेस से अमेरिकी उड़ान नहीं ले पाएंगे। सैयद जफर इस्लाम, अब तो और एक सवाल उठेगा कि भाई स्पेन भी सवाल। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे पहले जानकारी ले लेते हैं। प्रणय उपाध्याय इस वक्त इजराइल में है। एक के बाद एक कई देश इस पर सवाल उठा रहे हैं। स्पेन का रुख पहले से इस पूरे युद्ध को लेकर काफी सख्त दिखाई दे रहा था और अब तो उन्होंने एयर स्पेस भी बंद कर दिया है। क्या इससे, सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? और स्पेन का ये जो कदम उठाया गया, क्या उससे यूरोपियन बाकी जो देश है, नाटो देश है, उनके रवैये पर भी क्या फर्क पड़ सकता है? नहीं साहिल, अगर आप देखें तो स्पेन की तरफ से पेड्रो सांचेज जो स्पेन के नेता हैं वो लगातार ये इस युद्ध के विरोध को लेकर बयान देते रहे, बहुत सारी बातें होती रही। रोता और मोरॉन जो 2 बड़े बेस हैं जो कि नाटो के सहयोगी होने के नाते, नाटो का सदस्य होने के नाते स्पेन के जो एयर बेसिस थे वो अमेरिका भी इस्तेमाल करता रहा। लेकिन बाद में स्पेन के इस युद्ध को लेकर सख्त रुख के बाद में अमेरिका ने वैसे भी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर ली थी और अमेरिका अधिकतर जो यूके के बेसिस हैं उनका इस्तेमाल कर रहा है, जर्मनी का जो रैमस्टीन एयरबेस है उसका इस्तेमाल कर रहा है, और अमेरिका ने पूरा एक लंबा चौड़ा ताना बना रखा है जिसके अंदर वो अलग अलग जगह रिफ्यूलिंग करता है। और आप जानते हैं कि अमेरिका ने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर रीजन के अंदर पोस्ट कर रखे हैं, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जॉर्ज बुश जो है उसको भी इलाके के अंदर तैनात किया गया है।
और अमेरिका ने अपने लॉजिस्टिक्स के लिए इन किसी बेसिस के ऊपर निर्भर न रहना पड़े या कम से कम निर्भर रहना पड़े, उस तरीके की व्यवस्था बनाई। तो ये पॉलिटिकल रीजन ज्यादा है और इसको आप काफी हद तक स्पेन की घरेलू राजनीति से जोड़कर भी देख सकते हैं कि उसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो एक बात तो साफ नजर आती है कि इस बार जिस तरीके से इराक के युद्ध के समय अमेरिका के साथ में उनके यूरोपियन साथी खड़े हुए थे, उनकी टीमें, उनके सैनिक उनके साथ में इराक के युद्ध में मौजूद थे, ईरान में यह चीज नहीं दिखाई दे रही है। ना फ्रेंच अलाइज उनके साथ में है, ना यूके के अलाइज उनके साथ में इस वक्त खड़े हैं। पूरा यूरोप अमेरिका के साथ खड़ा होता नजर नहीं आ रहा है और ऐसे में स्पेन ने इस तरीके से कदम उठाना, क्या उसका एक रोलिंग इफेक्ट हम देख सकते हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने साहिल। अगर आप कुवैत देखें 1991 के अंदर कुवैत के अंदर जब अमेरिका ने कार्रवाई की थी तब भी वो मल्टीनेशनल एफर्ट था। अफगानिस्तान के अंदर जिस तरीके से इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस ISF तैनात की गई थी, उसके अंदर भी जो है अंतर्राष्ट्रीय सैनिक जो है या नेटो के सहयोगी देश उनकी तैनाती थी। 2003-4 के अंदर जब इराक के अंदर कार्रवाई हुई तब भी उसके अंदर एक मल्टीनेशनल जो एफर्ट था वो नेटो का देखने को मिला। लेकिन ईरान अलग है। ईरान इसलिए भी अलग है क्योंकि हालात भी बदल चुके हैं काफी हद तक। इसलिए भी बदल चुके हैं क्योंकि इस पूरे क्षेत्र के अंदर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से यदि देखा जाए तो ये यूरोप के सारे देश एक तो आर्थिक मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं, दूसरा लंबे किसी सैन्य तैनाती का मतलब होगा एक आर्थिक बोझ और बढ़ाना, और इनमें से कोई भी अर्थव्यवस्था इस समय उस बोझ को उठाने की स्थिति में नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है रशिया यूक्रेन वॉर। यूरोप के लिए इस समय जो बड़ा फैक्टर है वो रशिया और यूक्रेन के बीच 4 साल से चल रहा संघर्ष है, और नेटो की फंडिंग के अंदर, नेटो का जो बर्डन है उसके अंदर 5% अपनी अर्थव्यवस्था का रक्षा पर खर्च करने का बोझ पहले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नेटो के अपने सहयोगियों पर डाल चुके हैं। और ऐसे में किसी और सैन्य कार्रवाई के लिए अधिक अपना सैन्य कमिटमेंट देना या अपने पैसे को लगाना, इस स्थिति के अंदर अभी नेटो के कोई भी और सहयोगी देश नहीं है। और यही वजह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कई बार कहने के बावजूद साहिल अभी तक ना तो ब्रिटेन ने, ना स्पेन ने, ना जर्मनी ने, ना फ्रांस ने, लेकिन पढ़े सिर्फ इकोनॉमिक रीजंस है इसमें, सिर्फ फाइनेंशियल रीजंस है उसमें, इकोनॉमिक रीजंस है या उसके आगे एक मॉरल स्टैंड भी है उनके तरफ से? क्योंकि आमतौर पर जिस तरीके के बयान उनके देखे गए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से ट्रंप और इजराइल मिलकर इस पूरे मामले को लेकर कदम उठा रहे हैं, उसको लेकर भी यूरोपियन कंट्रीज में सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन एक अहम मुद्दा आपको जाना है, मुझे पता है, लेकिन उससे पहले एक और एक चीज साफ करना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की बार बार कोशिशों के बावजूद लगता नहीं है कि कोई बीच बचाव हो पाएगा, क्योंकि अब तो ईरान भी कहने लगा है कि क्या मुंह लेकर हम साथ में बैठेंगे, क्योंकि इससे पहले भी मध्यस्थता की कोशिश की गई, तब तो ओमान उसकी मध्यस्थता की कोशिश कर रहा था, और उस वक्त जब ओमान की तरफ से कहा जा रहा था कि भाई सब सक्सेस हो रहा है, और उसी बीच हम पर हमला बोल दिया। अब इस्लामाबाद में बात करके अगर सोल्जर्स हमारे जमीन पर उतरने वाले तो क्या फायदा? यार कुछ होगा नहीं कुल मिलाकर। देखिए साहिल, इसमें एक बड़ा फैक्टर ये देखना होगा कि मध्यस्थता का मतलब होता है कि कोई ऐसा शख्स, कोई एक ऐसी सत्ता, कोई एक ऐसा संगठन या कोई एक ऐसा देश जो सबको एक साथ मेज पर बिठा सके, तभी मध्यस्थता का मतलब है। यहाँ पर इजराइल भी एक फैक्टर है, अमेरिका तो है ही सही, और ईरान भी है। क्या पाकिस्तान जो कि इजराइल को रिकॉग्नाइज तक नहीं करता है, क्या वो इजराइल को टेबल पर बिठा पाएगा? या अमेरिका जो कि जिस पर पाकिस्तान खुद निर्भर है, वो अमेरिका पर कौन सी शर्तें जो है वो ईरान की जो है लदवा सकता है, या ईरान को की वो शर्तें अमेरिका से मनवा सकता है? एक हरकारा स्टेट, यानी एक जो संदेशवाहक की भूमिका निभाना और एक मध्यस्थ की भूमिका निभाना, इसमें बहुत अंतर होता है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान इस समय खुद भी मुश्किल में है, वो कोशिश कर रहा है, और मुझे लगता है कि ये कोई खराब कोशिश नहीं है। यदि शांति के पक्ष में कोई भी कोशिश करता है तो ये कोशिश कर रहे हैं कि उसमें सऊदी अरब है, तुर्की है, उसमें मिस्र है, उसमें पाकिस्तान है, और ये अधिकतर OIC के कंट्रीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। ये मुस्लिम देशों के बीच में एक जो आपसी उनकी चर्चा प्रक्रिया चल रही है, उसके अंदर उसी की कवायद का एक एक्सटेंशन कहा जा सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो चाहेंगे कि उनकी बात जो भी ईरान से मनवा सके, उनकी शर्तों को राजी करवा सके, वो उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक, चलिए अब उम्मीद करते हैं कि ये युद्ध कब खत्म होगा, और क्योंकि उसको लेकर घरेलू राजनीति तो जोरदार शुरू हो चुकी है।